चलो ठीक है, देखो तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, जब हम कोई बॉडी पे फोर्स कर रहा है तो उसका इफेक्ट क्या पड़ रहा है, उसमें डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, एक्सेलरेशन हो रहा है, या फिर वेलोसिटी, उसका उसमें कुछ वेलोसिटी आ रहा है, या फिर इस फोर्स का कोई भी इस बॉडी में कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। तो रिजिड बॉडी जो है, यहाँ पे रिजिड बॉडी का मतलब हो गया कि इस बॉडी में डिफॉर्मेशन नहीं होगा, मतलब ना ये इलोंगेट करेगा ना ये कंप्रेस करेगा, कुछ नहीं होने वाला है। इसमें यही सब इफेक्ट हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन मॉस में क्या है, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं कभी-कभी मैकेनिक्स ऑफ रिजिड बॉडीज। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का नाम है मैकेनिक्स ऑफ रिजिड बॉडीज, ठीक है। और मॉस में हम लोग क्या पढ़ते हैं, यहाँ पे हम लोग जो बॉडी पढ़ेंगे, लेकिन एक्चुअली में देखो कोई भी बॉडी ना ऐसा नहीं होता जो डिफॉर्म ना करे। हम इसमें फोर्स लगाएंगे तो बहुत ही कम डिफॉर्म करेगा, लेकिन डिफॉर्म वो करेगा। कोई भी प्रैक्टिकल बॉडी दुनिया में नहीं है जो कि डिफॉर्म ना करे, क्योंकि डायमंड जो होता है वो सबसे हार्ड मटेरियल है। ये वर्ल्ड में डायमंड है वो सबसे हार्डेस्ट मटेरियल है। उस वो भी एक एक अमाउंट ऑफ फोर्स में वो भी डिफॉर्म करेगा, लेकिन वो इतना कम करेगा कि हम उस पर रिजिड बॉडी मान सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन मॉस में क्या है, हम लोग यहाँ पे डिफॉर्मेबल बॉडीज के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। ऐसा बॉडी जिसमें हम फोर्स लगाएंगे तो उसका क्या होगा, शेप मेरा चेंज करेगा, या फिर वो डिफॉर्म कर जाएगा, या फिर कोई बॉडी है उसमें हम ऐसे फोर्स लगाएंगे वो लंबा हो जाएगा। तो ऐसे बॉडीज के बारे में हम लोग पढ़ते हैं मॉस में, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड्स में। तो यहाँ पे हम लोग मेनली पढ़ते हैं डिफॉर्मेबल बॉडीज के बारे में। अब देखो, अगर हम जब रिजिड बॉडीज के बारे में पढ़ रहे हैं तो उस वक्त क्या होता है, यहाँ पे हम लोग का स्ट्रेस जीरो हो। स्ट्रेस जो होगा वो तो लगेगा क्योंकि फोर्स लग रहा है, फोर्स लग रहा है और एरिया है, तो स्ट्रेस तो आएगा ही आएगा, लेकिन स्ट्रेन नहीं आएगा। स्ट्रेन क्या होता है, डिफॉर्मेशन, डिफॉर्म ये बॉडी जितना करेगा पर यूनिट लेंथ, ठीक है। तो स्ट्रेन नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे डिफॉर्मेशन नहीं हो रहा। हम यहाँ फोर्स लगा रहे हैं, बॉडी क्या कर रहा है, मूव कर जा रहा है, लेकिन इस बॉडी का साइज या शेप में किसी भी तरह का चेंजेस नहीं आ रहा है। लेकिन यहाँ पे जो है, यहाँ पे स्ट्रेस तो आएगा ही, क्योंकि फोर्स लग रहा है तो स्ट्रेस आएगा, लेकिन यहाँ पे स्ट्रेन भी हमको पढ़ना पड़ेगा कि बॉडी में कितना स्ट्रेन आ रहा है, मतलब इसका साइज कितना चेंज हो रहा है, इसका या फिर शेप कितना चेंज हो रहा है, वॉल्यूम चेंज कर रहा है तो वॉल्यूम कितना चेंज कर रहा है, लेंथ कितना चेंज कर रहा है, ये दोनों के बारे में हमको यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। तो बहुत ही ज्यादा अंतर नहीं है इसमें हम लोग, इसलिए ये दोनों जो ब्रांच है मैकेनिकल इंजीनियरिंग का, ये दोनों ब्रांच जो है वो दो अलग अलग बॉडीज के बारे में डिस्कस करता है, ठीक है। तो हम लोग थोड़ा डिफरेंस लिख लेते हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स और मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड में हम लोग के बीच क्या डिफरेंस है, क्योंकि ये दो पेपर बहुत ही बेसिक पेपर है मैकेनिकल इंजीनियरिंग के। ठीक है, तो ऐसे दो करके दो कॉलम दो, एक साइड लिखो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स और एक साइड लिखो मॉस मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड। इसमें फर्स्ट पॉइंट लिखो, इन दिस सब्जेक्ट, चलो लिख देते हैं। पहले ये जरूरी समझना है कि हम लोग इस पेपर में पढ़ने क्या वाले हैं, ठीक है। इसमें हम लोग डिफॉर्मेबल बॉडीज के बारे में पढ़ने वाले हैं। इन दिस सब्जेक्ट bodies are assumed to be rigid. Rigid bodies, therefore, this subject is also called as mechanics of rigid bodies। rigid body क्या होता है, ऐसा बॉडी जिसमें जो डिफॉर्मेशन होगा वो न के बराबर होगा, नेग्लिजिबल डिफॉर्मेशन होगा, क्योंकि प्रैक्टिकली ऐसा कोई भी मेंबर या बॉडी नहीं है
जो डिफॉर्म नहीं करेगा, वो बहुत ही कम करेगा लेकिन करेगा ही करेगा। लेकिन यहाँ पे जो है इतना कम डिफॉर्मेशन होता है कि हम उसको रिजिड मान सकते हैं। इस साइड पहला पॉइंट लिखो। In this subject, bodies are assumed to be deformable bodies. Bodies are assumed to be deformable bodies or perfectly elastic bodies. Or perfectly elastic bodies. Hence, this subject is also called as mechanics of deformable bodies. डिफॉर्मेबल बॉडीज मतलब कि अगर हम फोर्स उसमें लगाएंगे तो वो बॉडी डिफॉर्म करेगा। डिफॉर्म करने का मतलब उसका या फिर लेंथ चेंज होगा, या फिर उसका डायमीटर चेंज होगा, या उसका वॉल्यूम चेंज होगा, मतलब उसका शेप या साइज चेंज होगा। क्योंकि डिफॉर्मेबल बॉडीज का स्टडी मैकेनिक्स नहीं करवाता, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। हम लोग को उसके लिए अलग पेपर पढ़ना पड़ता है, वो है मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड। अब एक टर्म यहाँ पे हम लिखवाए हैं। हेलो सर, हाँ वीडियो क्लीन नहीं आ रहा है। क्या नहीं आ रहा? वीडियो क्लीन नहीं आ रहा है। यहाँ तो क्लियर दिख रहा है। पढ़ा नहीं रहा है क्या जो लिखा हुआ है? अब हो गया सर। दिख रहा है। अभी दिख रहा है ना? अभी दिख रहा है क्लियर? अभी ठीक है सर। चलो ठीक है। देखो यहाँ एक टर्म हम लिखे हैं, यस सर। परफेक्टली इलास्टिक बॉडीज। इसका मतलब क्या हुआ? फिर से ब्लर हो गया। सर जी कहाँ गए? हाँ हाँ दिख रहा है ना? सर ब्लर दिख रहा है। ब्लर आ रहा है? सर सही है, सही दिख रहा है। यहाँ तो सही हमको दिखा रहा है कैमरा में। अब थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा है सर। हो सकता है तुम लोग का नेटवर्क प्रॉब्लम होगा। नो ठीक है सर, सर, नेटवर्क कंटिन्यू इशू नहीं कीजिए। है मेरे पास। कंटिन्यू कीजिए सर। सर अब ठीक है। ठीक है। देखो यहाँ एक टर्म हम लिखे हैं, परफेक्टली इलास्टिक बॉडीज। परफेक्टली इलास्टिक बॉडी कहने का मतलब कि जब एक बॉडी है उसमें जब हम फोर्स लगाएंगे, ठीक है, जब फोर्स लगाएंगे तो वो क्या होगा? हम लोग डिफॉर्मेबल बॉडीज के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ये जो बॉडी है वो इलोंगेट करेगा, मतलब ये लंबा होगा थोड़ा, ठीक है। लेकिन परफेक्टली इलास्टिक करने का मतलब जब ये लंबा हुआ उसके बाद हम क्या किए? इस फोर्स को हटा दिए, इधर जो फोर्स लग रहा था उसको हटा देंगे, तो ये बॉडी क्या करेगा? वापस अपने शेप को रीगेन कर लेगा, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक बॉडीज, ठीक है। मतलब कि हम इसको ऐसा पॉइंट तक लेके नहीं जा रहे हैं जहां इसमें किसी भी तरह का इलोंगेशन हमको देखने को मिले, वैसा बॉडीज के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। मतलब कि फोर्स हम रिमूव करेंगे वो बॉडीज अपने शेप में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे
तभी इसमें डिफॉर्मेशन होगा जब फोर्स लगा हुआ रहेगा। फोर्स जैसे ही हम हटा देंगे वो जो है बॉडी वापस अपने शेप में आ जाएगा, उसको हम लोग बोलते हैं परफेक्टली डिफॉर्म, परफेक्टली इलास्टिक बॉडीज। आगे जैसे जैसे पढ़ेंगे सब समझ में आते जाएगा। अब दूसरा पॉइंट लिखो। दूसरा पॉइंट लिखो, इट इज द स्टडी ऑफ external forces. It is the study of external forces and their effect on the bodies. तो यहाँ पे क्या है, हम जब एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं हम उसके बारे में पढ़ रहे हैं। यहाँ पे अगर बॉडी में हम जो एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं उसके बारे में पढ़ रहे हैं कि वो नेट मोमेंट कितना ला रहा है, फोर्स कितना ला रहा है और उसका इफेक्ट क्या है। क्योंकि कोई भी बॉडी पे अगर एक रिजिड बॉडी पे हम फोर्स लगाएंगे तो इसका इफेक्ट क्या होगा, या फिर डिस्प्लेसमेंट होगा, उसमें वेलोसिटी आएगा और एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, इसको हम लोग काइनेमेटिक्स, काइनेटिक्स, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स जो पेपर है उसमें हम लोग पढ़ते हैं काइनेमेटिक्स ऑफ रिजिड बॉडीज, काइनेटिक्स ऑफ रिजिड बॉडीज। तो वो एक्चुअली में यही है, डिस्प्लेसमेंट स्टडी, वेलोसिटी स्टडी, एक्सेलरेशन स्टडी, फोर्स स्टडी। ठीक है, तो उसमें हम लोग ये सब पढ़ते हैं। और इसमें लिखो दूसरा पॉइंट, it is the study of internal resistance force सर फिर से ब्लर दिख रहा है। इससे पहले जो हम लेक्चर लिए उसमें तो ब्लर नहीं दिख रहा था एक बार भी। सर कभी ठीक हो जाता है, कभी फिर से ब्लर दिखता है, ऐसा क्यों हो रहा है? इससे पहला वाले लेक्चर में कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ था, अभी क्यों हो रहा है? क्या पता सर इसका नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण हो बोर्ड रहा के है। पास में जाते हैं ना तो ब्लर हो जाता है। कहाँ पे जाते हैं? बोर्ड के पास में जा रहा है ना तो ब्लर आ जा रहा है, फिर आप हटते हैं बाहर तो फिर क्लीन दिखता है। सर अभी साफ दिख रहा है। यस सर, अभी क्लीन दिख रहा है। ठीक है, देखते हैं थोड़ा दूर से पढ़ा। तो देखो, इट इज द स्टडी ऑफ इंटरनल रेसिस्टिंग फोर्स डेवलप्ड एट ए पॉइंट that is a stress under the action of externally applied लोड। ठीक है, तो देखो इसमें क्या होता है, जो डिफॉर्मेबल बॉडीज होगा, मान लो ये तुम्हारा डिफॉर्मेबल बॉडीज है, जब हम इसमें फोर्स लगाएंगे एक्सटर्नली अप्लाइड लोड, मतलब बाहर से हम कोई फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा। देखो अगर हम इस बॉडी में फोर्स लगा रहे हैं और हम देखना चाहते हैं कि इसके अंदर क्या हो रहा है, ठीक है, मॉलिक्यूलर लेवल पे क्या हो रहा है, मॉलिक्यूल्स कैसा बिहेव कर रहा है इसमें। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, उसके लिए क्रॉस सेक्शन काट सेक्शन लेते हैं। ठीक है, मतलब कि मटेरियल जो है उसको हम बीच में काट दें, इमेजिनरी करना है यहाँ पे। ठीक है, ड्राइंग में तुम लोग सारा चीज पढ़ोगे, सेक्शन प्लेन क्या होता है, कैसे लिया जाता है। इंटरनल अगर हमको कोई भी ऑब्जेक्ट उसका अंदर का व्यू देखना है तो हम लोग सेक्शन लेते हैं वहां पे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि हमको देखना है कि ये जब हम ये फोर्स लगा रहे हैं इस बॉडी पे तो इसके अंदर क्या बिहेवियर आ रहा है। ठीक है, क्योंकि इसके इस एक्चुअली में ये मटेरियल है क्या, मॉलिक्यूल्स का बना हुआ है, एटम्स का।
ये एटम्स है, और ये जो एटम्स है इसके बीच आपस में बॉन्ड होता है, क्योंकि अगर बॉन्ड नहीं होता तो ये एटम्स रहता ही नहीं। इसके बीच अंदर आपस में बॉन्ड होता है, मॉलिक्यूल्स के बीच बॉन्ड होता है, बहुत सारा बॉन्ड होता है, मेटालिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, ये सब सारा बॉन्ड होता है। केमिस्ट्री में तुम लोग पढ़े होगे फर्स्ट सेमेस्टर या सेकंड में। तो ये बॉन्ड की वजह से ये जो है मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे के नजदीक है। तो जब हम फोर्स ये लगाएंगे तो ये जो मॉलिक्यूल्स के बीच का बॉन्ड है, ये वाला फोर्स इस मॉलिक्यूल्स को इधर टानना चाहेगा, ये वाला फोर्स इस मॉलिक्यूल्स को इधर टानना चाहेगा। मतलब कि अगर एक कोई सेक्शन हम कंसिडर करें, कोई एक बीच का सेक्शन, क्या किया, मटेरियल को बीच से काट दिया मान लो, ठीक है, और उसके अंदर हम देखेंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा। ये समझ लो हम दो पार्ट में काट दिए मटेरियल को। यहाँ पे देखो ये वाला फोर्स हम लगा रहे हैं, इस फोर्स के कारण यहाँ का जो मॉलिक्यूल्स है, इस सेक्शन के पास यहाँ जो मॉलिक्यूल्स है, ये मॉलिक्यूल्स इधर जाना चाहेगा, क्योंकि ये फोर्स क्या करेगा कि इधर खींचना चाहेगा। तो ये मॉलिक्यूल्स क्या करेगा, रेसिस्टेंस देगा कि नहीं हम इधर नहीं आएंगे, क्योंकि इसके बीच बॉन्ड है, ये इस एटम्स के साथ टच किया हुआ है। तो ये वाला जो एटम है ये इसको बोलेगा कि नहीं हम जाने नहीं देंगे, क्योंकि वो अगर जाएगा तो वो फिर टूट जाएगा मटेरियल। तो ये रेसिस्टेंस वो ऑफर कर रहा है, ठीक है, रेसिस्टिंग फोर्स। उसी तरह इधर वाला क्या करेगा, ये फोर्स चाहेगा कि मॉलिक्यूल्स को उधर लेके जाए, लेकिन मॉलिक्यूल्स जो है वो इधर फोर्स लगाएगा, मतलब रेसिस्ट करेगा कि हम नहीं, उस फोर्स, इस फोर्स को वो मॉलिक्यूल्स जो है रेसिस्ट करेगा। तो ये जो हो गया, ये हो गया उसका इंटरनल रेसिस्टिंग फोर्स। हर एक बॉडी, जितना भी बॉडी है वो कुछ ना कुछ रेसिस्टेंस ऑफर करेगा, क्योंकि उसके मॉलिक्यूल्स के बीच, एटम्स के बीच जो बॉन्ड है उसके वजह से वो रेसिस्टेंस ऑफर करेगा, ठीक है, वो जल्दी से टूटे नहीं। जैसे यही मेरा पेंसिल है, अगर हम इसको टानेंगे इस तरह से तो इसके अंदर का जो मॉलिक्यूल्स है वो रेसिस्टेंस ऑफर करेगा, लेकिन एक टाइम आएगा अगर हम इसको और जोर से पुल करेंगे, देखो ये ब्रेक कर जा रहा है, ठीक है, लेकिन जब फोर्स मेरा कम था उस वक्त ये रेसिस्टेंस ऑफर कर रहा था। तो यही जो रेसिस्टेंस ऑफर हो रहा है यहाँ पे, ये जो रेसिस्टेंस है पर यूनिट एरिया, ये जो रेसिस्टिंग फोर्स है, मान लो ये रेसिस्टिंग फोर्स तुम्हारा ये F है, या इसको P मानो, बाहर से जो हम फोर्स लगा रहे हैं वो P लगा रहे हैं, ठीक है, और अंदर से जो फोर्स डेवलप होगा वो F होगा, ठीक है, ये वाला जो फोर्स है F है। तो ये जो फोर्स है ये पर यूनिट एरिया जो लग रहा है, पर यूनिट एरिया, इसी को हम लोग बोलते हैं स्ट्रेस। तो इंटरनल रेसिस्टिंग फोर्स डेवलप्ड एट अ पॉइंट, किसी एक पॉइंट पे जो इंटरनल रेसिस्टिंग फोर्स डेवलप हो रहा है पर यूनिट एरिया को ही हम लोग स्ट्रेस बोलते हैं, और उसी के बारे में हम लोग यहाँ पे स्टडी करते हैं, ठीक है। कि एक देखो अब क्या है, मान लो हम ये P फोर्स लगाएं तो जो रेसिस्टिंग फोर्स आ रहा है ये अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ P और F बराबर होगा। कब तक बराबर होगा, मान लो ये वाला P हम अब बढ़ाते जा रहे हैं, ठीक है, अभी क्या है कि P इक्वल टू, जब तक ये नहीं टूटा है, अभी देखो क्या है, हम बाहर से जो फोर्स लगा रहे हैं, ये वाला जो अंदर का जो फोर्स है, अंदर वाला जो फोर्स आ रहा है रेसिस्टिंग फोर्स, उसके बराबर होगा, बराबर होगा तभी ये नहीं टूट रहा है। अब हम क्या करेंगे, इस P को बढ़ाते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे, तो बढ़ाते जा रहे हैं तो ये F का भी वैल्यू बढ़ते जाएगा, रेसिस्टिंग फोर्स है। लेकिन एक टाइम ये जो F है इंटरनल रेसिस्टिंग फोर्स, इसका कुछ लिमिट है, क्योंकि ये तो ऐसा नहीं कि इनफाइनाइट है। मान लो इसका कुछ फोर्स है जिसपे ये ब्रेक कर जाएगा, ये दो मॉलिक्यूल्स जो है वो अलग हो जाएगा, ठीक है, तो हम बढ़ाते जाए, एक टाइम आएगा जब ये जो फोर्स है इस फोर्स से ज्यादा हो जाएगा, और जैसे ही वो ज्यादा होगा वही मटेरियल टूट जाएगा, ठीक है। तो यही जो इंटरनल रेसिस्टिंग फोर्स के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, और ये लोड हम लोग कितना अप्लाई करें इसके बारे में भी पढ़ेंगे, जहाँ पे मटेरियल ब्रेक कर जाएगा, ठीक है। और इसी को हम लोग बोलते हैं मटेरियल का स्ट्रेंथ, ठीक। ये जो रेसिस्टिंग फोर्स आ रहा है वो मटेरियल का स्ट्रेंथ के कारण ही आ रहा है, क्यों, ये मॉलिक्यूल्स का आपस में जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड को हमको तोड़ना है, तो इस वैल्यू को बढ़ाते जाओ, एक टाइम आएगा जब ये बॉन्ड मेरा टूट जाएगा, ठीक है। इसी ये जो फोर्स डेवलप हो रहा है इसी को हम लोग बोलते हैं इंटरनल रेसिस्टिंग फोर्स, क्योंकि ये जो फोर्स है वो इस फोर्स को रेसिस्ट कर रहा है। तो हम लोग इसमें इसी फोर्स के बारे में पढ़ते हैं, जबकि मैकेनिक्स में तुमको अंदर का कोई, हम लोग नहीं पढ़ते हैं कि अंदर क्या हो रहा है मॉलिक्यूल्स के बीच में, अंदर कौन सा फोर्स आ रहा है, मॉलिक्यूल्स में कौन सा फोर्स आ रहा है। यहाँ हम लोग पढ़ते हैं बॉडी है, इसमें फोर्स लगा दो, इसके कारण ये बॉडी यहाँ से यहाँ तक मूव कर गया, हमको ये देखना है कि इसका एक्सेलरेशन कितना है, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, वेलोसिटी कितना हुआ, हम लोग सिंपल यही पढ़ते हैं। लेकिन यही अगर बॉडी मेरा डिफॉर्मेबल बॉडीज हो जाए, तो जब हम ये फोर्स लगा रहे हैं तो हम लोग क्या करते हैं, इस मटेरियल को काट देते हैं। जब काटेंगे इसको,
तो इसमें फोर्सेस आएगा, इस फोर्स को ये रेसिस्ट करेगा, अंदर जो मॉलिक्यूल्स है वो इस फोर्स को रेसिस्ट करेगा, यही जो इंटरनल रेसिस्टिंग फोर्स आ रहा है, और ये जहां पे एक्ट कर रहा है उसका कुछ एरिया होगा, वो जो फोर्स पर यूनिट एरिया, इसी को हम लोग स्ट्रेस बोलते हैं। ठीक है, और उसी के बारे में हम लोग इस पेपर में पढ़ते हैं। हम लोग के बॉडी में भी इंटरनल रेसिस्टेंस फोर्स आता है। अगर हम लोग को कोई मारेगा तो अंदर का जो हम लोग का स्ट्रेंथ है बॉडी का, वो उसको रेसिस्ट करेगा। एक टाइम आएगा जब मारते मारते हम लोग मर जाएंगे, तो वो जो है वो लिमिट फोर्स है। ठीक है, कि हाँ हम सह रहे हैं, कब तक सह रहे हैं, एक लिमिट आएगा जब वो ब्रेक हो जाएगा। चलो तीसरा पॉइंट इसमें लिखते हैं, लास्ट पॉइंट। थर्ड पॉइंट लिख लो। इन दिस in rigid bodies, only the stresses are developed and strains are zero. इसमें लिख लो, both in deformable bodies on both stress and strains are developed. ठीक है, हो गया, नोट कर लिए हो? सर लास्ट लाइन क्या लिखे हैं? राइट साइड, लेफ्ट साइड सर। in rigid bodies only the stresses are developed and strains are zero. Strains are zero. Either in deformable bodies हो गया both सर। stress and strains are developed. चलो ठीक है, ये इंट्रो था, अब हम लोग पेपर स्टार्ट करते हैं। बेसिक डिफरेंस, क्योंकि ये दो इंपॉर्टेंट पेपर आता है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड, इसके बीच बेसिक डिफरेंस क्या है वो हम समझाते हैं। चलो अब हम लोग पढ़ते हैं टॉपिक के अंदर लोड। देखो हम लोग इसमें जब भी कोई भी टॉपिक पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर, उसमें हम लोग फोर्स के बारे में बात करेंगे। मतलब बाहर से हमको कुछ न कुछ लगाना है। अगर कोई भी बॉडी है उसमें हम बाहर से कुछ ना कुछ लगा रहे हैं, या फिर फोर्स लगा रहे हैं या फिर मोमेंट लगा रहे हैं, कुछ भी हम लोग लगाएंगे, उसके बाद ही ना इसकी डेफिनेशन हम लोग स्टडी करेंगे। तो क्योंकि डेफिनेशन में ये है कि जब हम लोग एक्सटर्नली अप्लाइड लोड, बाहर से कोई लोड लगा रहे हैं, तब स्ट्रेस डेवलप होगा। क्योंकि जब ये लोड ही हम नहीं लगाएंगे तो फिर स्ट्रेस का सवाल ही नहीं पैदा होता। तो स्ट्रेस के बाद ये पेपर का फिर एग्जिस्टेंस ही खत्म हो गया। तो लोड लगाना बहुत जरूरी है, हम बाहर से कोई ना कोई फोर्स जरूर लगेगा। तो लोड क्या होता है इसके बारे में लिखो। लोड इज डिफाइंड एज
external force or couple. Load is defined as external force or couple to which a member or body is subjected during its functionality. ठीक है, कोई भी मेंबर हो गया या कोई भी बॉडी हो गया, वो अपने फंक्शन के दौरान जब वो उसका यूज हो रहा है, उस टाइम जो एक्सटर्नल फोर्स या कपल जो उस बॉडी में लग रहा हो, उसी को हम लोग लोड बोलेंगे। ठीक है, जैसे कि एक अगर बॉडी है, देखो फोर्स और कपल क्या होता है। मान लो ये एक मेरा रॉड है, फोर्स क्या हो गया, हम बाहर से इसको दोनों साइड से स्ट्रेच कर रहे हैं, ये हो गया एक्सटर्नल फोर्स। और कपल क्या होता है, आगे हम लिखवाएंगे कपल सब क्या होता है, अभी बस समझ लो। देखो मान लो इस बॉडी पे एक फोर्स ऐसे लग रहा है, एक फोर्स यहाँ पे लग रहा है, इस फोर्स का मैग्नीट्यूड F है, इसका भी सेम है, यानी कि दो इक्वल एंड अपोजिट, दो पैरेलल, ये देखो दोनों फोर्स पैरेलल है, दो पैरेलल इक्वल, ये फोर्स दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, दोनों इक्वल होगा, और अपोजिट है आपस में। देखो ये डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, ये अपवर्ड एक्ट कर रहा है, दो पैरेलल इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस जो होता है वो एक कपल फॉर्म करता है। ये देखो क्या करना चाहेगा, एज्यूम करो ये तुम्हारा एक बॉडी है, ठीक है, फोर्स यहाँ से ऊपर लग रहा है और ये नीचे लग रहा है, तो ये दोनों इसको क्या करना पड़ेगा, घुमाना चाहेगा। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं मोमेंट। ये जो फोर्स हो गया एक कपल, दो इक्वल पैरेलल अपोजिट फोर्सेस फॉर्म्स अ कपल व्हिच ट्राइज टू रोटेट द बॉडी। इस तरह से ये इस बॉडी को रोटेट, इस तरह से ये इस बॉडी को रोटेट करने चाहेगा। ठीक है, तो या फिर इस फॉर्म में फोर्स लोड लगेगा या फिर इस फॉर्म में लगेगा। ठीक है, तो लोड जो है वो कोई भी एक्सटर्नल फोर्स कपल है जो coupled to which a member of body is subjected during its functionality। अब देखो बहुत सारे टाइप का लोड होता है, सिर्फ हम अभी तक जो है यही फोर्स दिखा रहे हैं कि ऐसा ही फोर्स लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है। एक जो मेंबर है या बॉडी है उसमें अलग अलग टाइप का फोर्स लग सकता है। हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से टाइप का फोर्स लग सकता है, और उसी के बारे में हम लोग इंडिविजुअली हर एक चैप्टर में स्टडी करेंगे। तो चलो लोड का हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं कि कितने तरह का लोड एक बॉडी में लग सकता है। तो उससे पहले कुछ हम टर्म समझा देते हैं, क्योंकि उसी के बेसिस पे हम लोग क्लासिफिकेशन करने वाले हैं। देखो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, ऐसे जो हो गया ना विथ रिस्पेक्ट टू, इसको हम लोग शॉर्ट में लिखेंगे WRT। ठीक है, WRT हम लिख रहे हैं, इसका मतलब है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, विथ रिस्पेक्ट टू, विथ रिस्पेक्ट टू। पहला हम लोग बेसिस, देखो कोई भी चीज का क्लासिफिकेशन करने का अलग अलग बेसिस होता है। जैसे कि मान लो अगर तुमको ह्यूमन का क्लासिफिकेशन करना है, तो हम लोग पहला बेसिस ये दे सकते हैं जेंडर के हिसाब से। ठीक है, जेंडर के हिसाब से क्लासिफिकेशन हो जाएगा। सेकंड क्लासिफिकेशन हो सकता है कि हाइट के हिसाब से, हाइट क्या है। थर्ड क्लासिफिकेशन हो जाएगा कलर के हिसाब से। तो ये डिफरेंट क्लासिफिकेशन करने का बेसिस होता है। उसी टाइप से हम लोग भी है, यहाँ जो लोड का क्लासिफिकेशन करेंगे वो अलग अलग बेसिस पे करेंगे। पहला हो गया विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, दूसरा हम क्लासिफिकेशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू क्रॉस सेक्शन,
और तीसरा हमारा क्लासिफिकेशन हो जाएगा with respect to distribution. तो 3 बेसिस पे हम लोग क्लासिफिकेशन करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझ लो क्रॉस सेक्शन हम लोग किसको बोलते हैं, इसका मीनिंग समझ लो, क्योंकि मेन जो इम्पोर्टेंट है यही वाला पार्ट है। इसमें जो हम लोग लोड पढ़ेंगे वही लोड यहाँ भी मिलेगा और वही लोड यहाँ भी मिलेगा। ठीक है, तो इसको समझ लो पहले क्रॉस सेक्शन हम लोग किसको बोलते हैं। ठीक है, मान लो ये तुम्हारा एक मेंबर है। ठीक है, ये क्यूबॉइड टाइप का दिख रहा है, ये समझ लो तुम्हारा एक कोई बार है, रेक्टेंगुलर बार है। ठीक है, इसका क्रॉस सेक्शन अगर तुमको देखना है तो इसको क्या करो, बीच में देखो इसका शेप कैसा है, या फिर साइड से देखो ये कैसा दिख रहा है। जैसे एज्यूम करो ये वाला तुम्हारा कोई बार है। ठीक है, तो इसका अगर क्रॉस सेक्शन तुमको पता करना है तो क्या करो, ये साइड से देखो इस कैसा दिख रहा है, इसका लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पहले पता करो। ठीक है, इसका लेंथ, तो इस जो बॉडी का लेंथ देखो कैसा होगा, ये वाला इस डायरेक्शन में लेंथ है। ये जो लेंथ डायरेक्शन पता करो, मतलब कि ये एक्सिस लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस इसको हम लोग बोलते हैं। डायरेक्शन में जो एक्सिस है, ऐसा एक्सिस जो इस बॉडी को आधा में, ऊपर भी आधा और नीचे भी आधा में बांट दे। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल। उस लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के परपेंडिकुलर साइड जो तुम्हारा सेक्शन होगा उसी को हम लोग बोलते हैं क्रॉस सेक्शन। जैसे कि देखो ये वाला अगर तुम्हारा बॉडी है, इसका लेंथ एक्सिस ये वाला हो गया, इस एक्सिस के परपेंडिकुलर कौन सा फेस आ रहा है, ये वाला देखो, ये फेस, और ये देखने में कैसा लग रहा है, रेक्टेंगल है, तो इसका जो क्रॉस सेक्शन हो जाएगा इस बॉडी का वो हो जाएगा रेक्टेंगुलर बॉडी। उसी तरह मान लो कोई सर्कुलर चीज है, एक सिलेंडर है तुम्हारे पास, पेन ही मान लो उसको। ठीक है, कोई एक पेन देखो, पेन को जब हम देखेंगे तो इसका लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है, तो इसके परपेंडिकुलर कैसा दिख रहा है फेस, सर्कुलर। तो इस बॉडी का देखो कितने, इस बॉडी का जो क्रॉस सेक्शन हो जाएगा वो सर्कुलर हो जाएगा, इस बॉडी का क्रॉस सेक्शन क्या हो जाएगा, रेक्टेंगुलर हो जाएगा। ठीक है, तो साइड से व्यू देखना, उसका लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ड्रॉ करो, उसके परपेंडिकुलर फेस तुमको दिखेगा वही उसका क्रॉस सेक्शन हो जाएगा। क्रॉस सेक्शन रेक्टेंगुलर हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, सर्कल हो सकता है, ट्रेपेजियम हो सकता है। ये रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, सर्कल हो गया, ट्रेपेजियम हो गया, इस टाइप का क्रॉस सेक्शन हो सकता है। ठीक है, तो इस बेसिस पे हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं। तो ये हम ये टॉपिक हम बाद में करते हैं। पहले हम विथ रिस्पेक्ट टू क्रॉस सेक्शन देखते हैं कि कितने टाइप का लोड हो सकता है। तो इसमें देखो क्लासिफिकेशन अगर हम करें तो विथ रिस्पेक्ट टू क्रॉस सेक्शन 2 टाइप का लोड होता है, नॉर्मल लोड और दूसरा होता है टेंजेंशियल लोड। और टेंजेंशियल लोड को हम लोग दूसरा नाम शियर लोड भी बोलते हैं। आप समझते हैं ये दोनों क्या होता है। देखो नॉर्मल लोड क्या होता है, ये लोड जो है वो क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, देखो परपेंडिकुलर का सिंबल ये होता है, वो परपेंडिकुलर का सिंबल, परपेंडिकुलर टू क्रॉस सेक्शन। देखो क्रॉस सेक्शन को हम शॉर्ट में एक्स करके एससी लिख रहे हैं, ये इसका मतलब हो गया क्रॉस सेक्शन। ठीक है, तो परपेंडिकुलर टू क्रॉस सेक्शन, और ये जो होता है फोर्स पैरेलल टू क्रॉस सेक्शन। अब देखो इसको समझने की कोशिश करो।
एक बॉडी है, ठीक है। अब देखो इसका क्रॉस सेक्शन कौन सा हो गया, ये इसका क्रॉस सेक्शन है। पहले क्या करो, इसमें एक लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ड्रॉ कर दो इस बॉडी का। इस बॉडी का अगर हम लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ड्रॉ करते हैं, ये इस बॉडी का लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया इसका अरे पीछा के सूत लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। इस बॉडी का ये हो गया लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। लेंथ के अलोंग जो एक्सिस होगा उसको हम लोग बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। अब देखो, अगर इस बॉडी पे हम लोग फोर्स कुछ ऐसा लगा देते हैं, यहाँ पे ऐसे फोर्स लगा दो, ठीक है। तो ये देखो क्रॉस सेक्शन हो गया इसका, और इस पे ये परपेंडिकुलर एक्सिस है। जैसे ऐसे देखो, ये वाला तुम्हारा बॉडी है, इसका ये क्रॉस सेक्शन हो गया, और इस क्रॉस सेक्शन पे हम लोग ऐसे कोई फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, ये वाला जो है इसके परपेंडिकुलर हो रहा है ना, परपेंडिकुलर। तो ये हो गया इसका नॉर्मल लोड, इसको बोलते हैं, ठीक है। यानी कि क्रॉस सेक्शन के जो है वो परपेंडिकुलर अगर कोई फोर्स लग रहा है तो उसको हम लोग नॉर्मल लोड बोलते हैं। और वही पैरेलल क्या हो गया, अब देखो ये क्रॉस सेक्शन है तुम्हारा, और हम जो है फोर्स ऐसे लगा रहे हैं, ठीक है। ये वाला फोर्स देखो, ये जो क्रॉस सेक्शन है इसके पैरेलल, ठीक है, क्योंकि ये जो क्रॉस सेक्शन है इसका 2 डायमेंशन है, ये वाला और ये वाला। अगर हम इसके पैरेलल करना चाहते हैं तो फोर्स को ऐसे लगाएंगे, और इसके पैरेलल करना चाहते हैं तो फोर्स को ऐसे लगाएंगे। मतलब अगर ऐसे फोर्स लग रहा है इस तरह से तो ये भी पैरेलल हो जाएगा, और ये वाला अगर फोर्स लगेगा तो ये भी पैरेलल मेरा हो जाएगा। तो उसको हम लोग बोलते हैं शियर लोड या टेंजेंशियल लोड। तो ये रिकॉग्नाइज करना इंपॉर्टेंट है कि मेरा लोड कौन सा लग रहा है मेंबर में। अगर कोई फोर्स लग रहा है तो पहले ये चेक करो कि वो नॉर्मल लोड है या फिर वो शियर लोड है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग हम लोग आगे फिर कैलकुलेशन करते हैं बाद में। तो ये वाला जो हो जाएगा, ये हो जाएगा नॉर्मल फोर्स, और अगर वही वाला लोड कुछ ऐसे लगेगा, ये हो जाएगा शियर फोर्स। ये तुम्हारा हो जाएगा नॉर्मल। विकास जी अपना म्यूट कीजिए, आपका साउंड आ रहा है। अरे कौन हल्ला कर रहा है, नहीं करो। ठीक है, तो ये कोई एक मेंबर है, इसी को समझ लो, ये वाला मेंबर है। इसका लेंथ एक्सिस कौन सा होगा, ये जो बीच से क्रॉस करेगा इसका ये लेंथ एक्सिस होगा, ठीक है। अब इस लेंथ एक्सिस के परपेंडिकुलर कौन सा साइड है, ये वाला साइड है। तो ये जो प्लेन हो गया ये इसका हो जाएगा इसका क्रॉस सेक्शन, ठीक है। और देखने में कैसा दिख रहा है, रेक्टेंगुलर, तो इसका क्रॉस सेक्शन क्या हो जाएगा, रेक्टेंगुलर। अब अगर हम एक फोर्स इस पे ऐसे लगाते हैं, इस तरह से कोई फोर्स लगा रहे हैं तो क्या हो रहा है, ये क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर है, इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल लोड। और वही अगर हम फोर्स ऐसे लगाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा पैरेलल हो गया क्रॉस सेक्शन का, ठीक है। ये मत देखना कि ये वाला ऊपर से लग रहा है इस पे गिर रहा है ये नॉर्मल होगा, ये टेंजेंशियल होगा, ऐसा नहीं। क्रॉस सेक्शन देखो, क्रॉस सेक्शन जो होगा उस पे अगर परपेंडिकुलर पड़ रहा है तो वो तुम्हारा नॉर्मल लोड हो जाएगा। उस पे अगर पैरेलल आ रहा है ये वाला फोर्स तो पैरेलल वो तुम्हारा शियर लोड या फिर टेंजेंशियल लोड हो जाएगा। तो पैरेलल 2 तरीका से हो सकता है, या फिर ऐसे हम करें या फिर ऐसे करें, ये दोनों जो है वो पैरेलल है क्रॉस सेक्शन का। क्योंकि क्रॉस सेक्शन का 2 साइड है, एक ये साइड एक ये साइड। एक हो सकता है इसके पैरेलल हो तब भी वो क्रॉस सेक्शन का पैरेलल होगा, एक इसके पैरेलल हो, ये वाला देखो अभी इसके पैरेलल है तो ये वाला तुम्हारा इस एक्सिस इस लेंथ के पैरेलल हो गया। अगर इसके पैरेलल लगाना है ऐसे फोर्स लगा दो, ये तुम्हारा जो फोर्स हो जाएगा। कहने का मतलब है ये वाला देखो 3D पिक्चर है, ये सब तुमको लग रहा होगा ये इस तरह कैसे भाग रहा है, ये एक्चुअली ऐसा है, ठीक है। ये तुम्हारा बॉडी है, ये वाला जो फोर्स है वो यहाँ से लग रहा है इस तरह से, इधर खींच रहा है इसको। ये वाला जो फोर्स है वो ऐसे आ रहा है, ठीक है। और ये वाला जो फोर्स है वो ऐसे जा रहा है, ठीक। ये इस यहाँ पे लग रहा है, तो ये भी पैरेलल हो गया, ये भी पैरेलल हो गया, और ये वाला जो है वो नॉर्मल लोड हो जाएगा। ठीक है, इतना दूर तक नोट करो, फिर फर्दर इसमें हम लोग क्लासिफाई करेंगे। नॉर्मल लोड भी बहुत सारा, नॉर्मल लोड का भी टाइप होता है, शियर लोड का भी टाइप होता है।
क्वेश्चन तभी बनेगा जब तुम लोड को रिकॉग्नाइज कर पाओगे कि अगर कोई फोर्स मेंबर दिया हुआ है, कोई डायग्राम दिया हुआ है, बोल रहा है कि किस टाइप का फोर्स लग रहा है, तो सबसे पहले फोर्स को रिकॉग्नाइज करो कि कौन सा फोर्स लग रहा है वहां पे, उसके बाद फिर आगे हम लोग कैलकुलेशन कर पाएंगे। ब्लर दिख रहा है, क्या चीज? ब्लर दिख रहा है। अब क्लियर हुआ? नहीं सर, किसी का नेटवर्क प्रॉब्लम ही होगा जिसको ब्लर दिख रहा है, ऐसे तो ब्लर दिखने का। बाकी सबको कैसा दिख रहा है? सर ठीक दिख रहा है सर। तुम लोग को समझ में आ रहा है? कुछ नहीं समझ में आ रहा तो पूछो इसमें। क्या चीज? हो गया। चलो ठीक है, आगे हम लोग फर्दर क्लासिफाई करते हैं नॉर्मल लोड और टेंजेंशियल लोड कैसे क्लासिफाई होता है। देखो नॉर्मल लोड जो है उसको हम लोग आगे क्लासिफाई कर सकते हैं एक्सियल लोड और दूसरा होता है इसेंट्रिक एक्सियल लोड। ठीक है, और शियर लोड को भी हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं डायरेक्ट शियर लोड और इसेंट्रिक डायरेक्ट शियर लोड। दोनों का हम मतलब समझाते हैं। देखो ये 3 डायमेंशनल पिक्चर बनाया है, इसका हम 2 डायमेंशनल पिक्चर बनाते हैं। देखो 2 डायमेंशनल कैसे बनाना है। सुनो यही वाला पिक्चर हम बनाए हैं, एक क्यूबॉइड है, ये उसका लेंथ हो गया, ये इसका विड्थ हो गया और ये इसका टॉप भी हो गया। ठीक है, देखो क्योंकि हम लोग हर एक जगह 3D पिक्चर नहीं बनाएंगे, ठीक है, हम लोग 2D पिक्चर बनाएंगे, तो उसका हम लोग अलग अलग व्यू बनाते हैं। ये देखो अभी तुम लोग को दिख रहा होगा ये वाला फेस, ये इसको हम लोग बोलते हैं फ्रंट व्यू। ये कैसा दिख रहा है तुम लोग को? कुछ ऐसा दिख रहा होगा, ऐसा दिख रहा है रेक्टेंगल, इसको हम लोग बोलते हैं फ्रंट व्यू। ठीक है, उसी तरफ से अगर हम लोग इसको टॉप से देखेंगे, ऊपर से, अगर हम इस बुक को ऊपर से देखेंगे तो कैसा दिखेगा? ये वाला शेप दिखेगा, तो ये हो जाएगा तुम लोग को टॉप व्यू। ठीक है, और देखो अब अगर हम इसको साइड से देखेंगे, इस साइड से, तो इस साइड से देखेंगे तो कैसा दिखेगा? ये वाला, क्योंकि हम साइड से देख रहे हैं इसलिए जो इसका हो जाएगा मेरा
ये जो शेप बनेगा ये बनेगा इसका साइड व्यू। ठीक है, तो हम लोग को अब देखो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस हम लोग को कौन सा व्यू से दिख रहा है, तो ये अगर हमारा मटेरियल है कोई मेंबर है तो इसका लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस कौन सा होगा, जो इसको बीचों बीच से काटे इस तरह से इस डायरेक्शन में, तो ये वाला जो लेंथ है यानी कि यहाँ पे दिखना चाहिए, तो ये वाला हम लोग को किधर से दिखेगा, फ्रंट व्यू से, इसलिए हम लोग ये वाला व्यू का यूज करेंगे। ठीक है, ये इसका हो गया लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, LA मींस लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। तो हम लोग ये सब व्यू को भी नहीं देखते हैं। वही अगर पूछे इस मटेरियल का क्रॉस सेक्शन कहाँ से दिख रहा है, तो क्रॉस सेक्शन देखने के लिए हम क्या बताया है कि लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस देखो किस साइड में है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के जो परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर कौन सा फेस है, ये वाला, ये फेस जो है वो लॉन्गिट्यूड, ये जो हमारा लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है इस पे परपेंडिकुलर ये वाला हो रहा है, तो ये वाला फेस जो होगा वो इसका क्रॉस सेक्शन होगा। क्रॉस सेक्शन किस साइड से दिख रहा है, साइड व्यू से, तो हम लोग इधर से देखेंगे साइड से, तो हम लोग को क्रॉस सेक्शन दिखेगा कि हाँ इसका क्रॉस सेक्शन रेक्टेंगुलर है। तो अब देखो ये वाला हमारा हो गया व्यू। अब हम दिखा रहे एक्सियल लोड क्या होता है, इसेंट्रिक एक्सियल लोड क्या होता है। तो देखो हम किसके अंदर पढ़ रहे हैं, नॉर्मल लोड के अंदर पढ़ रहे हैं, मतलब कि ये दोनों जो लोड होगा वो क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर होगा। तो एक काम करो, ये एक फोर्स यहाँ पे लगा दो, ठीक है, चलो एक टर्म और तुम लोग को समझाना पड़ेगा, सेंट्रॉइड क्या होता है। ठीक है, जैसे कि एक रेक्टेंगल है, ये मेरा रेक्टेंगल है, ये मेरा स्क्वायर है, ये मेरा सर्कल है, ये ट्राइंगल है। तो ये सब जो प्लेन हो गया, रेक्टेंगुलर प्लेन, स्क्वायर प्लेन, सर्कुलर प्लेन या फिर ट्राइंगुलर प्लेन, इसका एक सेंट्रॉइड होता है। सेंट्रॉइड मतलब उसका मिड पॉइंट, ठीक है, जो उसका एरिया कॉन्सेंट्रेट करता है। ये आगे हो सकता है तुम लोग को पढ़ना होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया में। तो इसका अगर सेंट्रॉइड निकालना है एक रेक्टेंगल का, तो क्या करो, इसको हाफ हाफ में बांट दो, ठीक है। तो हाफ में बांटेंगे तो ये पॉइंट आएगा। अगर ये तुम्हारा बी है, मान लो विद बी है और डेप्थ डी है, तो सेंट्रॉइड जो होता है एक रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन का, वो b/2 d/2 पे होता है, ठीक है। तो b/2 मतलब यहाँ पे, d/2 मतलब यहाँ पे, ये दोनों जहाँ पे कट करेगा होता है सेंट्रॉइड। उसी तरह एक स्क्वायर का क्या हो जाएगा, इसका दोनों साइड सेम होता है तो a/2, चारों साइड सेम होता है a/2 a/2। सर्कल को क्या करो, इसका जो सेंट्रॉइड होगा वो d/2 पे होगा। ये तुम्हारा टोटल डायमीटर हो गया, इसका आधा, ये डायमीटर हो गया, इसका आधा, यहाँ पे कट करेगा। इसका देखो अगर हाइट h है तो इसका जो सेंट्रॉइड होता है वो हमारा होता है, यहाँ से ये h/3 पे होता है और इधर b/2 पे होता है। तो ये सेंट्रॉइड हो गया, ठीक है। इसके बारे में हो सकता है आगे तुम लोग डीपली पढ़ोगे या फिर इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में ये वाला टॉपिक रहता है पढ़ने का, ये सब का हल यूज होगा इसमें सारा। सेंट्रॉइड का वैल्यू कितना होता है, ये सब का जब न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम लोग करेंगे उस टाइम यूज होगा। तो देखो सेंट्रॉइड पता करना था हमको, क्या ये क्रॉस सेक्शन है, क्रॉस सेक्शन मेरा ये है, इसका सेंट्रॉइड पता करना है तो क्या करो, ये लाइन खींच दो, ये लाइन खींच दो, आधा आधा में बांट देते हैं, तो ये पॉइंट जो मिलेगा ये इसका सेंट्रॉइड मिलेगा। और जो सेंट्रॉइड है ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस को देखो काट रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब अगर हम फोर्स यहाँ पे लगाते हैं, इस सेंट्रॉइड पे कोई फोर्स लगाओ, तो इसको हम लोग बोलेंगे एक्सियल लोड, क्योंकि ये देखो नॉर्मल फोर्स है। पहला बात तो ये नॉर्मल है क्रॉस सेक्शन का, इसलिए नॉर्मल लोड होगा, और साथ ही साथ ये सेंट्रॉइड से होके पास कर रहा है, जो क्रॉस सेक्शन का सेंट्रॉइड है उससे होके पास कर रहा है, इसलिए ये हो जाएगा उसका नॉर्मल एक्सियल लोड। अगर हम इसमें दिखाएंगे तो इसमें क्या है, ये देखो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के साथ लग रहा है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा एक्सियल लोड, ठीक है। वही इसेंट्रिक एक्सियल लोड कहने का मतलब हो गया कि जो सेंट्रॉइड है इससे दूर ये काम एक्ट करेगा। मतलब समझ लो, मान लो ये फोर्स यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। इसको समझाते हैं, देखो ये तुम्हारा एक मेंबर है ये वाला, ठीक है। मान लो ये पॉइंट इसका सेंटर पॉइंट है, ठीक है। रेक्टेंगल दिख रहा है ये वाला, ये रेक्टेंगल का सेंटर पॉइंट ये है, इसको हम लोग बोलेंगे सेंट्रॉइड।
सेंट्रॉइड पे अगर फोर्स हम लगा रहे हैं इस डायरेक्शन में एकदम सेंट्रॉइड पे फोर्स लगा रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा एक्सियल लोड। अगर वो नॉर्मल लोड जो सेंट्रॉइड से होके पास कर रहा है उसको हम लोग बोलेंगे एक्सियल लोड। और वही लोड अगर हम यहाँ पे ना लगा के यहाँ पे लगा देंगे इस डायरेक्शन में, देखो ऐसे हम यहाँ पे फोर्स लगा देंगे तो ये हो जाएगा मेरा इसेंट्रिक एक्सियल लोड। क्यों? क्योंकि इसका सेंट्रॉइड कहाँ पे है, यहाँ पे, यहाँ से हम दूर ले आए इसलिए मतलब ये इसेंट्रिक हो गया, दूर हो गया, ठीक है। इसलिए ये वाला हो जाएगा इसेंट्रिक एक्सियल लोड और ये वाला हो जाएगा मेरा एक्सियल लोड। उसी तरह मेरा शियर में भी है, एक है डायरेक्ट एक है इसेंट्रिक। तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे ये वाला है, अगर हम ऐसे फोर्स लगा रहे हैं तो ये हो जाएगा मेरा शियर फोर्स। लेकिन अगर ये यहाँ के सेंट्रॉइड से होके पास कर रहा है, ठीक है, देखो ऐसे यहाँ पे अगर लग रहा है तो सेंट्रॉइड से होके पास कर रहा है, मतलब कि वो हो जाएगा मेरा शियर लोड, डायरेक्ट शियर लोड। अगर यही यहाँ से पास करे तो ये हो जाएगा इसेंट्रिक शियर लोड। दोनों का अलग अलग इफेक्ट पड़ता है बॉडी पे। देखो हम लोग क्यों इतना सारा डिफरेंट फोर्स पढ़ रहे हैं, क्योंकि अगर फोर्स यहाँ पे लग रहा है इसका इफेक्ट जो बॉडी पे पड़ेगा वो कुछ और पड़ेगा। हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, आगे जैसे जैसे चैप्टर बढ़ेगा तुम लोग को समझ में आते जाएगा कि कौन सा फोर्स का इफेक्ट क्या पड़ता है। आखिर हम ये फोर्स लगा रहे हैं इससे क्या होगा इस बॉडी में, ये वाला फोर्स लगा रहे हैं तो इस बॉडी में क्या आएगा, ये सब हम लोग बाद में देखेंगे। तो ये वाला अगर हम सेंट्रॉइड पे फोर्स लग रहा है डायरेक्ट स्ट्रेस, डायरेक्ट शियर स्ट्रेस, क्योंकि ये पैरेलल है क्रॉस सेक्शन का इसलिए डायरेक्ट हम बोल रहे हैं, शियर स्ट्रेस बोल रहे हैं, ठीक है, शियर लोड। और चूंकि ये सेंट्रॉइड से होके पास कर रहा है इसलिए हम लोग इसको बोलेंगे डायरेक्ट शियर लोड। और वही ये अवे फ्रॉम द सेंट्रॉइड हो, यहाँ से देखो ये दूर चला गया तो इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे इसेंट्रिक डायरेक्ट शियर लोड, ठीक है। तो यहाँ पे पिक्चर में देख लो, थोड़ा अच्छे से बनाते हैं। ये देखो इस मेंबर का लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया तुम्हारा लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। ये तुम्हारा जो होगा ये हो जाएगा तुम्हारा क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शन प्लेन। और अच्छे से देखना है, क्रॉस सेक्शन देखो ऐसे देख सकते हो, ये देखो ये बीच में अगर हम काटेंगे इस मेंबर को, मान लो काट दो बीच में, तो उसका क्रॉस सेक्शन कुछ ऐसा दिखेगा। और ये क्रॉस सेक्शन देखो ये टेढ़ा दिख रहा है क्योंकि ये 3D पिक्चर है। अगर हम लोग इसको सीधा करके देखेंगे, एक्चुअल में देखेंगे तो क्या होगा, इसको काट दो ऐसे, इधर से जब हम देखेंगे तो कैसा दिखेगा, ये रेक्टेंगल दिखेगा, ठीक है। तो ये 3D पिक्चर है, इसमें हम लोग ये व्यू को नहीं दिखा सकते हैं, ठीक है, हम लोग केवल ये दिखा सकते हैं और ये वाला दिखा सकते हैं, ये वाला दिखा सकते हैं। अगर हम इसको देखना हो तो ये वाला फिर हमको नहीं दिख रहा है, तो वही वाला ये टेढ़ा हम लोग करके दिखा रहे हैं, ठीक है। तो ये इसका क्रॉस सेक्शन हो जाएगा, जो एक रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन है उसको अगर हम सीधा करके देखेंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। अब देखिए इसका सेंट्रॉइड कहाँ पे हो जाएगा, इसको आधा में डिवाइड कर दो, ठीक है। देखो ये क्रॉस सेक्शन कैसे बन रहा है, ये दोनों लेंथ को मिला के, तो इसके पैरेलल एक लेंथ पे और ये वाला इसके पैरेलल एक लेंथ पे, ये दोनों जहां कट करेगा वही हो जाएगा उसका सेंट्रॉइड, ठीक है, सी। अब अगर फोर्स यहाँ पे लग रहा है पी फोर्स, तो ये हो जाएगा तुम्हारा एक्सियल लोड, और ये अगर तुम्हारा इस डायरेक्शन यहाँ पे लग रहा है, इस पॉइंट पे मान लो
तो ये हो जाएगा तुम्हारा इसेंट्रिक एक्सियल लोड, इसेंट्रिक एक्सियल लोड। और सीएल को हम दिखाना चाहेंगे, देखो ये जो फोर्स होगा ये तुम्हारा हो जाएगा डायरेक्ट सीएल लोड। क्योंकि ये देखो सेंटर से होके पास कर रहा है इसलिए डायरेक्ट सीएल लोड हो जाएगा। वही लोड अगर यहाँ पे लग जाए तो ये हो जाएगा इसेंट्रिक सीएल लोड। नाम हम दे देते हैं, ये P1 कर दो, इसको हम P2 कर देते हैं, इसको P3 कर दो और इसको P4 कर दो। ठीक है, तो P1 तुम्हारा क्या हो गया, एक्सियल लोड, क्योंकि देखो नॉर्मल है क्रॉस सेक्शन का इसलिए वो नॉर्मल लोड होगा, क्योंकि नॉर्मल है क्रॉस सेक्शन का इसलिए नॉर्मल लोड होगा, लेकिन वो सेंट्रॉइड से होके पास कर रहा है इसलिए वो एक्सियल लोड होगा। ये वाला जो लोड है ये भी नॉर्मल है क्रॉस सेक्शन का, लेकिन ये अवे फ्रॉम द सेंट्रॉइड है इसलिए ये इसेंट्रिक एक्सियल लोड होगा। क्योंकि देखो जिस टाइप का लोड लगेगा उस टाइप का स्ट्रेस आएगा, और जिस टाइप का स्ट्रेस आएगा उस तरह का हम लोग को कैलकुलेशन यूज करना पड़ेगा, उस टाइप का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। इसलिए लोड को समझना जरूरी है कि वो किस टाइप का लोड आ रहा है। चलो क्विकली हम इस टॉपिक को फिनिश करते हैं। एक देखो अब इसके अंदर भी थोड़ा सा क्लासिफिकेशन आ जाता है कि ये जो मेरा दो तरह का एक्सियल लोड है, एक्सियल और इसेंट्रिक, ये होता है आइदर टेंसाइल, इसको फर्दर हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं। ये जो दो टॉपिक है एक्सियल लोड और इसेंट्रिक लोड, इसको हम लोग फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं टेंसाइल लोड और कंप्रेसिव लोड। इसको क्लासिफाई कर सकते हैं इसको टेंसाइल लोड और कंप्रेसिव लोड। टेंसाइल और कंप्रेसिव देखो इसको ज्यादा दिक्कत नहीं है समझने में। इसका हम फ्रंट व्यू ले रहे हैं, ठीक है, तो फ्रंट व्यू ले लिए, ये इसका लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस हो गया, ये इसका लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस हो गया। टेंसाइल क्या हो गया, टेंसाइल लोड मतलब कि जो इसको खींच रहा हो, ठीक है, जो पुल कर रहा हो उसको हम लोग बोलते हैं टेंसाइल लोड। ये तुम्हारा टेंसाइल लोड। और तुम्हारा ये जो हो जाएगा, अगर यही मेंबर है लेकिन इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, फोर्स इस डायरेक्शन लगा रहे हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा कंप्रेसिव लोड। ठीक है, फिर से देखो यहाँ पे ये जो क्रॉस सेक्शन है, देखो ये वाला क्रॉस सेक्शन है तुम्हारा, ये वाला, ये लाइन हम यहाँ पे लिए हैं, इसके अंदर जो गया हुआ है ये तुम्हारा क्रॉस सेक्शन है। अब इस क्रॉस सेक्शन के ये देखो क्या है, परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है, ये नॉर्मल लोड होगा, नॉर्मल लोड। और लेकिन ये फोर्स क्या कर रहा है, ये इसको खींच रहा है, टान रहा है, पुल कर रहा है, सो इसलिए ये हो जाएगा इसका नाम टेंसाइल लोड। और चूंकि देखो ये अब यहाँ पे सेंट्रॉइड से होके पास कर रहा है तो ये हो जाएगा तुम्हारा एक्सियल लोड। उसी तरह ये वाला देखो, ये वाला क्या कर रहा है, ये भी परपेंडिकुलर है यानी ये भी नॉर्मल लोड होगा, लेकिन ये वाला देखो इस डायरेक्शन में, यानी इसको ये कंप्रेस कर रहा है, दबा रहा है, ठीक है, पुश कर रहा है, इसलिए इसका हो जाएगा कंप्रेसिव लोड। और फिर से ये सेंट्रॉइड से होके पास कर रहा है इसलिए ये वाला हो जाएगा एक्सियल लोड। मतलब कहने का मतलब नॉर्मल लोड के अंदर एक्सियल हो सकता है या फिर इसेंट्रिक एक्सियल हो सकता है, एक्सियल के अंदर टेंसाइल हो सकता है या फिर कंप्रेसिव हो सकता है, ठीक है। अगर टेंसाइल होगा तो वो पुल करेगा, कंप्रेसिव होगा तो पुश करेगा। कोई कंफ्यूजन यहाँ तक समझ में आ रहा है? ये देखो बेसिक है, इसको समझना जरूरी है, ठीक है, क्योंकि लोड के हिसाब से मेरा स्ट्रेस आता है, स्ट्रेस के हिसाब से ही फॉर्मूला बनता है, जो जैसा स्ट्रेस होगा वैसा फॉर्मूला आएगा।
ये सब समझ में आ रहा नहीं? ये जो हम फिगर बना रहे हैं, क्रॉस सेक्शन समझा रहे हैं, फोर्स जो लग रहा है, ये सब समझ में आ रहा है? यस सर, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। यस सर, आ रहा देखो है। एक बार में समझ में भी नहीं आएगा। अभी देखो, अभी हम लोग थ्योरी पढ़ रहे हैं पूरा, जब इसको हम लोग न्यूमेरिकल में यूज करना स्टार्ट करेंगे आगे जाके, तब तुम लोग को समझ में आएगा कि हाँ टेंसाइल लोड क्या होता है, शियर लोड क्या होता है। ये तो डेफिनेशन है, और डेफिनेशन कभी भी डेफिनेशन समझ में आता नहीं है थ्योरी। जब उसका प्रैक्टिकल यूज होता है न्यूमेरिकल में, तब क्लियर होता है कंसेप्ट कि हाँ ये चीज हो रहा है यहाँ पे। बाकी लेकिन ये सब समझो कि क्रॉस सेक्शन किसको बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस क्या हो गया, उसके परपेंडिकुलर का मतलब क्या हो गया, क्योंकि ये सब टर्मिनोलॉजी तुम्हारा कंटिन्यूअसली यूज होगा। ये सब इंजीनियरिंग टर्म है, यहाँ पे ऐसा ये सब टर्म यूज होगा ही होगा। हम कोई दूसरा लैंग्वेज में ये नहीं समझा सकते हैं, ठीक है? कि क्रॉस सेक्शन बोला जाएगा, वो क्रॉस सेक्शन ही, न्यूमेरिकल में क्वेश्चन भी आएगा तो वहां लिखा रहेगा क्रॉस सेक्शन, तो उसका मतलब समझना पड़ेगा कि क्रॉस सेक्शन क्या होता है, क्रॉस सेक्शन का परपेंडिकुलर क्या होता है, क्रॉस सेक्शन का पैरेलल क्या होता है, ठीक है? टेंसाइल क्या होता है, कंप्रेसिव क्या होता है, ये सब समझना पड़ेगा। डेफिनेशन पता रहे ना पता रहे उससे मतलब नहीं है, लेकिन तुमको समझना पड़ेगा कि हाँ ये अगर ये बोल रहा है कि क्रॉस सेक्शन बोल रहा है, इसेंट्रिक बोल रहा है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस बोल रहा है, क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर बोल रहा है, क्रॉस सेक्शन के पैरेलल बोल रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, ठीक है? बेसिकली ये सब टर्म समझना जरूरी है। ये सब क्या है, ये सब जैसे जैसे न्यूमेरिकल्स आते जाएगा वैसे वैसे समझ में आते जाएगा। और देखो पहला क्लास, ये सब ऐसा पेपर है कि पहले क्लास में समझ लो कि पूरा समझ में आ जाए, ऐसा होता नहीं है। जब तक 5-10 क्लास नहीं चलेगा, कुछ बेसिक्स, तुम्हारा बेसिक जो चैप्टर है, पहला चैप्टर, वो कंप्लीट नहीं होगा, तब तक तुम नहीं बोल सकते हो कि हमको समझ में आ रहा है, ठीक है? लेकिन हाँ ये सब जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है, दिमाग में रखते चलो, हाँ ये चीज हम पढ़े थे, ये चीज टेंसाइल लोड पढ़े थे। जब क्वेश्चन में आएगा कि हाँ टेंसाइल लोड, तुम तुरंत पीछे के नोट्स में जाओ, देखो टेंसाइल लोड क्या होता है, तब तुम्हारा वहां पे ज्यादा अंडरस्टैंडिंग आएगा। और कोई दिक्कत क्लास में? बताओ, कुछ दिक्कत हो रहा है? नहीं जी, सर। दिक्कत हो रहा है। नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। देखो समझने का क्या है बाबू, एक क्लास में किसी को कुछ नहीं समझ में आता है, चाहे वो कोई भी रही, ठीक है? तुम लोग को लग रहा होगा कि सर क्या क्या पढ़ा दिए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ठीक से नहीं समझा रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। तुम लोग को क्लास जब कंटिन्यू होगा, जब ये सब पेपर जो है वो पूरा न्यूमेरिकल पेपर होता है, जब तक न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं करेंगे ये सब पेपर का, क्योंकि ये सब का तुम जब क्वेश्चन देखोगे ना, तो तुम उसमें 100% में से 75% न्यूमेरिकल्स रहता है, थ्योरी बहुत ही कम रहता है, ठीक है? जब तक न्यूमेरिकल्स नहीं सॉल्व करेंगे तब तक समझ में नहीं, उतना नहीं आएगा। लेकिन हाँ दिमाग में बस रखो, हाँ ये चीज हम पढ़े थे, एक्सियल लोड पढ़े थे, नॉर्मल लोड पढ़े थे, शियर लोड पढ़े थे, क्रॉस सेक्शन क्या होता है, ये सब जब तुम्हारे दिमाग में रहेगा, तो जब न्यूमेरिकल सामने आएगा तो उस वक्त क्वेश्चन को समझने में आसानी होगा, ठीक है? थ्योरी इसलिए इसमें पढ़ाया जाता है। सर क्लास क्या सर यही टाइम रहेगा सर, 7:30 बजे सर? हाँ देखो, क्योंकि हम 5 से 6 तो मटेरियल साइंस का क्लास लेते हैं, तो शायद यही टाइम अभी चलेगा कुछ दिन, फिर देखते हैं, हो सकता है अगर टाइम तुम लोग को पसंद ना आए तो चेंज करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एक ही आईडी से हम लोग लगभग सारे टीचर पढ़ा रहे हैं, तो क्या होता है कि स्लॉट मिलता नहीं है खाली, ठीक है? यस सर। चलो ठीक है, फिर कल क्लास स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ठीक है, एंड कर रहे हैं।